नमस्कार। क्लास 11 का मनोविज्ञान का पहला चैप्टर आज से प्रारंभ कर रहे हैं। स्मरणीय तथ्य: मनोविज्ञान एक आधुनिक विद्या शाखा है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों, लोगों के व्यवहारों की जटिलताओं को विविध संदर्भों में समझने का प्रयास करती है। इसे प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के प्रमुख संप्रदाय संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट सवाल, मनोविश्लेषण, मानवतावादी मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान माने गए हैं। अगला, समसामयिक मनोविज्ञान बहुआयामी है क्योंकि इसे बहुत से उपागमों अथवा बहुविध विचारों द्वारा जाना जाता है जो विभिन्न स्तरों पर व्यवहार की व्याख्या करता है। ये वो उपागम पारस्परिक रूप से एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। प्रत्येक उपागम मानव प्रक्रिया की जटिलताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के लिए संज्ञानात्मक उपाय चिंतन प्रक्रियाओं को केंद्रीय प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के लिए संज्ञानात्मक उपागम चिंतन प्रक्रियाओं को केंद्रीय महत्व का मानता है। मानववादी उपागम के अनुसार मानव प्रक्रिया विकसित होने की इच्छा, उत्पादन करने की इच्छा एवं मानव क्षमता को पूर्ण करने की इच्छा से संचालित होता है। अगला, आज मनोवैज्ञानिक अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत हैं जिनके अपने सिद्धांत एवं विधियां होती हैं। वे सिद्धांत के निर्माण का प्रयास तथा क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं: संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, शैक्षिक व विद्यालय मनोविज्ञान, नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान तथा क्रीड़ा मनोविज्ञान। अगला, वर्तमान में वास्तविकता की अच्छी समझ के लिए बहु अंतर्विषयक पहल की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इससे विद्या शाखाओं में आपसी सहयोग का उदय हुआ है। मनोविज्ञान की रुचि सामाजिक विज्ञानों में परस्पर रूप से व्याप्त है, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। जैव विज्ञानों जैसे कि तंत्रिका विज्ञान, शरीर क्रियात्मक आयुर्विज्ञान, जनसंचार तथा संगीत, ललित कला, ऐसे प्रयासों से फलदायी अनुसंधानों एवं अनुप्रयोगों को बढ़ावा मिला है। अगला, मनोविज्ञान केवल एक विद्या शाखा नहीं है जो केवल मानव व्यवहार के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान का विकास करती है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का समाधान करती है। मनोविज्ञान विभिन्न परिस्थितियों में
विविध क्रियाओं की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, उद्योग, प्रशिक्षण संस्थान, सैन्य एवं सरकारी प्रतिष्ठान। इनमें बहुत से मनोवैज्ञानिक निजी प्रैक्टिस करते हैं तथा परामर्शदाता होते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यवहार क्या है और प्रकट एवं अप्रकट व्यवहार का उदाहरण दीजिए। व्यवहार हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पलकें सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती है। आप परीक्षा देते समय यह अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। आपको सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्य तथा जटिल, कम समय तक अथवा देर तक बना रहने वाला हो सकता है। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं। एक प्रेक्षक इन्हें बाह्य जगत में देखा जा सकता है अथवा अनुभव कर सकता है। कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां पकड़ने जैसी लगती होंगी कि एक खास चाल चल सके। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबंध होते हैं। आप एक बाघ देखते हैं और दौड़ते हैं अथवा सोचते हैं कि बाघ है, भाग जाना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक एस एवं अनुक्रिया आर के मध्य सहचर के रूप में अध्ययन करते हैं। उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं। आप मनोविज्ञान को मनोविज्ञान विद्याशाखा की प्रसिद्ध धारणाओं से कैसे अलग करेंगे। हम मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की विद्याशाखा की प्रसिद्ध धारणाओं से निम्न बिंदुओं के आधार पर अलग करेंगे। पहला, मनोविज्ञान की विषय सामग्री की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, विषय सामग्री की प्रामाणिकता के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर, भविष्यवाणी की योग्यता के आधार पर, नियमों की सार्वभौमिकता के आधार पर। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के विकास का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कीजिए। मनोविज्ञान के विकास का इतिहास बहुत छोटा है। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ सन 1879 में हुआ था, जब विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग की प्रयोगशाला के कुछ ही समय पश्चात की थी, ने मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी उपागम को विकसित किया। विलियम जेम्स का मानना था कि मन के संरचना पर ध्यान देने के बजाय मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, प्रकार्यवादियों ने इसे
बात पर अधिक ध्यान केंद्रित किया कि व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य किस प्रकार बनाता है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक क्रियाओं की एक सत्ताधारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती है। उस समय के एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक जॉन डेवी ने प्रकार्यवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य करता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में एक नवीन विचारधारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में वुंट के संरचनावाद के विरुद्ध आई। इसमें प्रात्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण माना गया। मन के अवयवों पर ध्यान न देकर गेस्टाल्टवादियों ने यह तर्क दिया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, जब अनेक चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे दृष्टिपटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम अस्थिर चित्रों की तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देखते हैं। इसलिए हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादी होता है। यह एक गेस्टाल्ट होता है। संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में सामने आई। सन 1910 के आसपास जॉन वाटसन ने मन एवं चेतना के विचारों को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। वे दैहिक शास्त्री इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। उनके लिए मन प्रच्छन्नीय नहीं है और अंतः निरीक्षण व्यक्तिपरक है, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रक्षेप द्वारा नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान या प्रच्छन्नीय तथा सत्यापन करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रियाओं जिनका मापन किया जा सकता है तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया। चौथा क्वेश्चन, वे कौन सी समस्याएं होती हैं जिनके लिए मनोवैज्ञानिकों का अन्य विद्या शाखा के लोगों के साथ सहयोग लाभप्रद हो सकता है? किन्हीं दो समस्याओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मानसिक रोगों की समस्या। मनोविज्ञान व्यवहारिक समस्याओं वाले वे रोगियों की सहायता करने की विशिष्टता रखता है। सामुदायिक स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए भी मनोविज्ञान की सहायता ली जा सकती है। वे निम्नलिखित समस्याएं होती हैं जिनके लिए मनोवैज्ञानिकों का अन्य विद्या शाखा के लोगों के साथ सहयोग तथा लाभप्रद हो सकता है। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरों ने भी यह महसूस किया कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिमाग की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकतर अस्पतालों में मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाता है। लोगों की हानिकारक स्वास्थ्य आदतों को अपनाने से रोकने तथा डॉक्टरों के निर्देश का पालन करने में मनोवैज्ञानिकों की अहम भूमिका होती है। जबकि कैंसर, एड्स, शारीरिक रूप से विकलांग रोगियों
मनो मनोवैज्ञानिकों की अहम भूमिका। अगला, इंजीनियरिंग में एक आर्किटेक्ट के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके डिजाइन तथा सौंदर्य शास्त्र से ग्राहक को मानसिक तौर पर संतुष्ट कर सके। उदाहरण के लिए, इंजीनियरों को सड़कों, राजमार्गों पर सुरक्षा के लिए परियोजनाओं में मानवीय आदत का भी ध्यान रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ज्ञान सभी यांत्रिक उपकरणों तथा उसके प्रदर्शन में बहुत मदद करता है। अंतर स्पष्ट करना है, मनोवैज्ञानिक तथा मनोरोग विज्ञानी। एक मनोवैज्ञानिक घटना के साथ व्यवहार करता है, जबकि एक मनोरोग विज्ञानी का संबंध गंभीर मानसिक समस्याओं से है। मनोवैज्ञानिक के पास मनोवैज्ञानिक की उपाधि होती है, जिसमें वह कठिन परीक्षण प्राप्त करता है तथा वह लोगों के मनोवैज्ञानिक व्यक्तिक्रमों का उपचार करता है। जबकि मनोरोग वैज्ञानिक के पास चिकित्सा ज्ञान की उपाधि होती है, जो मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रम के निदान हेतु वर्षों का विशिष्ट प्राप्त किए हुए होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक दवाइयों का सुझाव नहीं दे सकता, जबकि मनोरोग विज्ञानी दवाइयों का सुझाव दे सकता है, विद्युत आघात उपचार प्रदान कर सकता है। परामर्शदाता एवं नैदानिक मनोवैज्ञानिक। परामर्शदाता या उपबोधन मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक समस्याओं वाले रोगियों की सहायता करने की विशिष्टता रखते हैं। परामर्शदाता व्यावसायिक पुनर्वास कार्यक्रमों अथवा व्यावसायिक चयन में सहायता करने अथवा जीवन की नई एवं जटिल परिस्थितियों में समायोजन के लिए कार्य करता है। जबकि ये नैदानिक मनोवैज्ञानिक रोगियों की समस्याओं को जानने के लिए साक्षात्कार करते हैं एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण देते हैं। उनके उपचार में एवं पुनर्वास के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां का प्रयोग करते हैं। एक परामर्शदाता का कार्य रोगी के रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों से संबंधित होता है। वे अनेक मानसिक व्यक्तिक्रमों तथा दुश्चिंता, भय या कार्यस्थल के दबावों के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, दैनिक जीवन के कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जहां मनोविज्ञान की समझ को अभ्यास के रूप में लाया जा सके। दैनिक जीवन में निम्नलिखित क्षेत्रों में मनोविज्ञान की समझ को अभ्यास के रूप में लाया जा सकता है: क्रीड़ा, संगीत एवं ललित कला, विद्यालय, घर इत्यादि। मनोविज्ञान एक व्यक्ति को खुद को संतुलित और सकारात्मक तरीके से बिना किसी प्रतिक्रिया के समझने में सक्षम बनाता है। यह बच्चों, किशोरों, वयस्कों तथा वयोधिक लोगों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सलाह देता है। सामाजिक परिवर्तन, विकास, जनसंख्या, गरीबी, अंतर्व्यक्तित्व एवं अंतःसामूहिक हिंसा तथा पर्यावरणीय गिरावट से संबंधित केंद्रीय सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करने में भी मदद करता है।
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के उपयोग से अपनी अधिगम, स्मृति एवं सुधार लाने के लिए अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने में मदद मिलती है तथा व्यक्तिगत तथा अंतर्व्यक्तित्व समस्याओं का निर्णय लेने की उपयुक्त युक्तियों द्वारा समाधान किया जा सकता है। पर्यावरण के अनुकूल मित्रवत व्यवहार को किस प्रकार से उस क्षेत्र में ज्ञान द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इस क्षेत्र में पर्यावरण मनोवैज्ञानिक सहायता करता है। पर्यावरण मनोविज्ञान तापमान, आर्द्रता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा जैसे भौतिक कारकों का मानव व्यवहार के साथ अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। कार्य करने के स्थान पर भौतिक चीज़ों की व्यवस्था के स्वरूप का स्वास्थ्य, सांवेगिक अवस्था तथा अंतर्व्यक्तित्व संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का अन्वेषण करता है। अगला क्वेश्चन, अपराध जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या का समाधान खोजने में सहायता करने के लिए आपके अनुसार मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सबसे उपयुक्त है? क्षेत्र की पहचान कीजिए एवं उस क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों के सरोकारों की व्याख्या कीजिए। मेरे विचार से अपराध जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या का समाधान खोजने में सहायता करने के लिए मनोविज्ञान की विधि अपराधशास्त्र नामक शाखा से उपयुक्त है। विधि एवं अपराध शास्त्र। एक कुशल अधिवक्ता तथा अपराध शास्त्री को मनोविज्ञान के ज्ञान की जानकारी ऐसे प्रश्नों, कोई गवाह, एक दुर्घटना, गली की लड़ाई अथवा हत्या जैसी घटना को कैसे याद रखता है, न्यायालय में गवाही देते समय वह इन तथ्यों को कितनी सत्यता के साथ उल्लेख करता है, जुड़ी हुई निर्णयों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, झूठ एवं पश्चाताप के क्या विश्वसनीय लक्षण हैं, किन कारकों के आधार पर किसी अभियुक्त को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाए, किसी आपराधिक कार्य के लिए दंड की किस सीमा को उपयुक्त माना जाए का उत्तर देने के लिए आवश्यक होती है। मनोवैज्ञानिक ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आजकल बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसी बातों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जिसके उत्तर देश में भावी विधि व्यवस्था की बड़ी सहायता करेंगे। पहला क्वेश्चन, आत्मा के दर्शन के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकारा किसने? प्लूटो ने। मनोविज्ञान की जड़ें किस शास्त्र में हैं? दर्शन शास्त्र में। मन का विज्ञान है। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, चित्रकला, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित किया? विलियम वुंट ने। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1924 में। धन्यवाद।